अब तक एंशियंट हिस्ट्री में हम एंशियंट रिलीजियस मूवमेंट तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में जाना। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लो मगध एम्पायर। मगध को मगध बोलते हैं और एम्पायर को साम्राज्य बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा मगध साम्राज्य या मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के अंदर 5 डायनेस्टी ने रूल किया। 5 डायनेस्टी, डायनेस्टी बोलते हैं वंश या कुल को। 5 डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया मगध एम्पायर को। और देखो मगध एम्पायर, आपको पता है, आपने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, मौर्य डायनेस्टी जो आई थी, मौर्य डायनेस्टी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, यानी कि अपने अपेक्स लेवल पे चला गया था। ये जो आप एरिया देख रहे हो इंडिया का, ये मगध एम्पायर, ये सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट होता है और मौर्यन एम्पायर में लगभग सारा इंडिया का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये सारा मगध एम्पायर में मिला लिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य और राजा अशोक के द्वारा। तो आगे हम जानेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मगध एम्पायर का जो रीजन था, टेरिटरी थी, वो कौन सी थी। तो आप मगध एम्पायर में पहली डायनेस्टी डाल लीजिए। 5 डायनेस्टी ने रूल किया, उसमें पहली डायनेस्टी है फर्स्ट बृहद्रथ। बृहद्रथ। दूसरी डायनेस्टी है जिसने रूल किया हरनयक। हरनयक, HARNYAK। तीसरी डायनेस्टी है शिशुनाथ। शिशुनाथ डायनेस्टी या शिशुनाथ वंश। चौथी डायनेस्टी है नंद डायनेस्टी और 5वीं है मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश, जिसके बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद मगध एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। डिक्लाइन मतलब पतन होना स्टार्ट हो गया था, घटना इसका मगध एम्पायर लुप्त होता चला गया था। उसके बाद दूसरा किंगडम आया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली डायनेस्टी से। तो हेडिंग डाल लो आप बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का देखो ज़्यादा कुछ रोल नहीं था इस मगध एम्पायर में। इसके बारे में सिर्फ हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जाननी है। इस डायनेस्टी को फाउंड किसने किया, यानी कि इसकी स्थापना किसने की। इसको फाउंड किया था, फाउंडेड बाय बृहद्रथ। जो इसका नाम है ना बृहद्रथ, ये उस राजा के नाम पे ये इस डायनेस्टी का। तो बृहद्रथ ने इसको फाउंड किया था। और बृहद्रथ के पिता का नाम क्या था, वासु। और बृहद्रथ के बेटे का नाम था जरासंध। जरासंध। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जाननी है। अब दूसरी डायनेस्टी डाल लो जो इंपॉर्टेंट है, हरनयक डायनेस्टी। हरनयक डायनेस्टी। देखो वैसे मगध एम्पायर के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो मेनली नंद डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी से, नंद से भी बहुत कम, 90%, 95% क्वेश्चन मौर्य डायनेस्टी से पूछे जाते हैं। तो ये जो डायनेस्टी हैं पहली 4, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। पूछ लिया जाता है कभी कभी, 5% चांसेस होते हैं, 5 से 10% चांस। तो हरनयक डायनेस्टी है जो, ये दूसरी डायनेस्टी है। इसके फाउंडर कौन है, यानी कि इसकी स्थापना किसने की, हरनयक डायनेस्टी की। इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार। ये जो बिंबिसार है ये लगभग 544 BC से लेके 493 BC तक रहा था इसका रूल, बिंबिसार का। देखो बिंबिसार है, ये बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार अलग है, वो बाद में आएगा। ये है बिंबिसार, याद रखना है आपको, बिंबिसार। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बिंबिसार की कैपिटल क्या थी, जो हरनयक डायनेस्टी है उसकी कैपिटल। देखो जब भी कोई साम्राज्य होगा या टेरिटरी होगी, उसकी एक राजधानी होती है ना। जैसे भारत एक अभी एक देश है, इंडिया एक देश है, कंट्री है। तो उस टाइम पे तो ये हरनयक डायनेस्टी है, ये एक देश है, कंट्री है। तो उस टाइम पे इनकी कैपिटल होगी कुछ, जैसे आज भारत की कैपिटल है राजधानी दिल्ली, इस तरीके से इनकी कैपिटल राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी राजगीर। राजगीर, जिसे राजगिरह के नाम से भी जाना जाता है। राजगिरह, RAJGRIHA, राजगिरह या राजगीर, इसकी राजधानी थी, कैपिटल थी। और देखो आपको पता है किस टाइम पे था बिंबिसार, 544 से लेके 493 BC।
और आपको पता है ये कौन सा टाइम है? इस टाइम पे ही गौतम बुद्ध आए थे। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म धर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि बिंबिसार गौतम बुद्ध का कंटेम्पररी था? ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे, तो ये वर्ड बहुत परेशान करता है क्वेश्चन में, कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी, ये कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि जिस समय पे कोई इंसान रह रहा है या कोई डायनेस्टी रूल कर रही है, उस समय पे वहीं पे या किसी और जगह पे कोई और भी रूल कर रहा है या कोई और उस समय का है, मतलब सेम समय के हैं कोई, तो उसको बोल देते हैं कंटेम्पोररी या समकालीन। तो याद रखना, गौतम बुद्ध का कंटेम्पररी बिंबिसार या बिंबिसार का कंटेम्पररी गौतम बुद्ध, उसी टाइम पे रूल क्या करता था? बिंबिसार भी। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, बिंबिसार के बारे में, जो बिंबिसार राजा थे इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। एक महावग्ग लिटरेचर है, महावग्ग लिटरेचर। पूछ लिया जाता है कि महावग्ग लिटरेचर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? बिंबिसार के बारे में। और महावग्ग लिटरेचर के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग, महावग्ग लिटरेचर के अकॉर्डिंग बिंबिसार की 500 क्वींस थीं, 500 रानियां थीं, 500 रानियां। कोई शॉकिंग की बात है नहीं, क्योंकि राजा था, राजा तो भाई साहब उस टाइम पे कितनी भी रानियां रख सकता था। तो ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है? महावग्ग लिटरेचर में, यानी कि एक बुक है महावग्ग, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसके नेक्स्ट रूलर आते हैं, नेक्स्ट राजा अजातशत्रु। बिंबिसार के बारे में हमने पढ़ लिया, ये हर्नैक डायनेस्टी चल रही है। हर्नैक डायनेस्टी के दूसरे नेक्स्ट राजा आते हैं, इंपोर्टेंट राजा। हम देखो इंपोर्टेंट कहेंगे ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब छोटे मोटे और भी राजा हैं, अब सारे पढ़ने बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता, उनके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। जो इंपोर्टेंट होते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है कुछ, या जो कोई प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु, जो अजातशत्रु हैं बिंबिसार के बेटे थे। जो बिंबिसार थे ना, जिन्होंने हर्नैक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, स्थापना की थी, वो बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने देखो अपने बाप को मार दिया, जो बिंबिसार है इसको मार दिया और राजगद्दी पे बैठ गया। कैप्चर द थ्रोन, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कैप्चर द थ्रोन, कि अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। कैप्चर्ड द थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी को हथिया लेना। कैप्चर्ड द थ्रोन, ये थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, और कैप्चर का मतलब किसी को कब्जा कर लेना, हथिया लेना। तो राजगद्दी को इसने अजातशत्रु ने ले लिया अपने पिता को मार के, और राजा बन गया। तो अजातशत्रु देखो ये अपनी पॉलिसी में भी बहुत अग्रेसिव था, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव। इस तरह के वर्ड प्रीलिम के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि ये बहुत ही लिबरल था, उदारवादी था, या फिर अग्रेसिव था, आक्रामक था। अग्रेसिव मतलब आक्रामक, लिबरल मतलब उदारवादी बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जो प्यार से काम चलाता हो, है ना। अग्रेसिव आक्रामक, जो क्रोध ज़्यादा दिखाता हो। तो ये पॉलिसी जो इसकी थी बहुत ही अग्रेसिव थी, बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी थी किसकी? अजातशत्रु की। तो ये एक अग्रेसिव रूलर था, ये भी कह सकते हैं। ये आपको जानना है इसके बारे में। अब नेक्स्ट रूलर आता है इस डायनेस्टी का, कौन सी? हर्नैक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूलर आता है उड्डयन। आप ऐसे करके लिख लो, नेक्स्ट रूलर और फिर तीर का निशान लगा के फिर उड्डयन। उड्डयन या उद्यन लिखा होता है कहीं पे, या उड्डयन। उड्डयन अजातशत्रु का बेटा था। जो अजातशत्रु था ना, बिंबिसार का बेटा, तो अजातशत्रु का बेटा था उड्डयन। और ये कैसे राजा बना? ऐसे ही जैसे अजातशत्रु बना। अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, तो उड्डयन ने भी अपने बाप को मार दिया, अजातशत्रु को, अपने बाप को मार के, और राजगद्दी पे ये बैठ गया, राजा बन गया। और इसने देखो पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है ना, बिहार में जो पटना राजधानी है, पाटलिपुत्र नाम हुआ करता था इसका। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी किसने? हर्नैक ने। फाउंडर था एक तरह से। पाटलिपुत्र की खोज करने वाला राजा कौन था? उड्डयन। ये आपको याद होना चाहिए, उड्डयन। अब यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हर्नैक डायनेस्टी के बारे में। अब इसकी सेकंड डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड डायनेस्टी थी शिशुनाथ। शिशुनाथ,
शिशुनाथ डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? शिशुनाथ ही थे। उसने अपने नाम पे डायनेस्टी का नाम रख दिया शिशुनाथ, शिशुनाथ वंश, और फाउंडर शिशुनाथ ही हैं। कैपिटल क्या कौन सी थी? राजधानी वैशाली। वैशाली, वैशाली कहाँ पे? बिहार में। और राजगीर किसकी कैपिटल थी? हरनेक की, वो भी कहाँ पे? बिहार में। तो ये सेंट्रल इंडिया है ना, ये अभी यहीं पे चल रहा है। ये जो मगध एम्पायर है अभी यहीं पे चल रहा है। अभी ज़्यादा इसने फ्लोरिश नहीं किया, ज़्यादा बढ़ा नहीं है। बढ़ेगा कब? मौर्यन काल में, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में। वो लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे एरिया, और अपना एरिया बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तक ये लिमिटेड एरिया है इसका, सेंट्रल इंडिया में ही है। तो शिशुनाथ है जो, ये फाउंडर है शिशुनाथ डायनेस्टी का, और इसकी कैपिटल है वैशाली। इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर है नेक्स्ट, एक तो शिशुनाथ हो गया क्योंकि इसने फाउंड किया है डायनेस्टी को, इसने स्थापना की है। और इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर है कालशोक। कालशोक, और कालशोक को ना काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण या कालशोक, ये इसके इंपोर्टेंट रूलर है नेक्स्ट, किसके? शिशुनाथ डायनेस्टी के। अब जो कालशोक या काकवर्ण है, इसने देखो अपनी कैपिटल, जो शिशुनाथ ने वैशाली कैपिटल बनाई थी अपने साम्राज्य की, अपने डायनेस्टी की, साम्राज्य नहीं कहेंगे, डायनेस्टी कहेंगे, क्योंकि साम्राज्य तो मगध एम्पायर चल रहा है अभी, तो मगध एम्पायर के अंदर ये डायनेस्टी चल रही है। तो डायनेस्टी जो रूल कर रही है मगध एम्पायर में, या मगध एम्पायर की डायनेस्टी बोल सकते हो आप, तो जो अभी कैपिटल चल रही थी वैशाली चल रही थी शिशुनाथ डायनेस्टी में। लेकिन जब ये कालशोक आया, कालशोक ने अपनी कैपिटल को वैशाली से पाटलिपुत्र में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसकी ये कैपिटल हो गई, अब वैशाली से ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल, राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। क्योंकि देखो कैपिटल में एडमिनिस्ट्रेशन का जितना काम होता है राजधानी में होता है, वहाँ पे राजा का महल भी होगा कैपिटल में, और सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का जो भी कामकाज होगा वहाँ से किया जाएगा, वहाँ से ऑर्डर पास होंगे राजधानी से, कैपिटल से। जैसे आज हमारी कंट्री की कैपिटल कौन है? दिल्ली है। तो दिल्ली में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लॉ पास होते हैं, वहाँ से सारे ऑर्डर पास होते हैं कि नहीं? तो इस तरह से तो इसने वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी। और देखो कालशोक आपको याद होगा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हमने देखो बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था, और जो बुद्धिस्ट की सेकंड काउंसिल हुई थी, आपको याद होगा किसके टाइम पे हुई थी? उस टाइम पे राजा, रूलर कौन था, किसने करवाई थी? वो राजा था कालशोक। और कालशोक आपको याद होना चाहिए किस डायनेस्टी का राजा है? किस डायनेस्टी का है? कालशोक है शिशुनाथ डायनेस्टी का। और कौन से एम्पायर का? मगध एम्पायर की डायनेस्टी है शिशुनाथ डायनेस्टी, उसका राजा है कालशोक। इसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 काउंसिल पढ़ी थी हमने बुद्धिज्म में, 4 परिषद, उसमें से सेकंड काउंसिल इसके टाइम में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब यही इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट शिशुनाथ डायनेस्टी के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी पे। फोर्थ डायनेस्टी है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी है जो, ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है जो अब तक मगध एम्पायर में रूल कर रही थी। उनके राजा क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय। जो वर्ण बांटे गए थे 4, आपको याद होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब तक थे क्षत्रिय राजा, और ये नंद डायनेस्टी पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मानी जाती है। नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी क्योंकि जो इसके राजा थे वो क्षत्रिय नहीं थे। तो इसके फाउंडर कौन थे आपको ये याद रखना एक तो। और ये कब से कब तक रूल करती है? 343 बीसी से लेके 321 लिखा होता है कहीं पे 322। तो आपको इससे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। 343 बीसी से लेकर 321 बीसी तक मान लो आप, क्योंकि इसी टाइम में इसका पतन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है इस टाइम के बाद। तो नंद डायनेस्टी एक तो याद रखना पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है, और इसके फाउंडर कौन थे नंद डायनेस्टी के? महापदम, महापदम MAHAPADAM, महापदम नंद उग्रसेन। महापदम नंद उग्रसेन, ये इसके फाउंडर है राजा।
अब इनको और भी कई नाम से जाना जाता है। महापद्म नंद उग्रेन को एक रथ के नाम से भी जाना जाता है। एक रथ के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें एक छत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक छत्र के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इन्हें सर्वक्षत्रिका, या देखो इस तरह से सर्वक्ष छत्रंक सर्वक्षत्रंक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? महापद्म नंद उग्रसेन, एक रथ हो गया, एक छत्र हो गया। एक रथ एक छत्र तो एक जैसे ही आप याद रख सकते हो, और एक में नंद आ रहा है, नंद डायनेस्टी है तो उसने फाउंड की होगी, याद रख सकते हो, महापद्म नंद उग्रसेन। और एक है सर्वक्षत्रक। तो ये इनके अलग अलग नाम है महापद्म नंद उग्रसेन जी के, समझ रहे हो। अब नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूलर है, धनानंद। इसके लास्ट रूलर थे धनानंद, किसके? नंद डायनेस्टी के, और इंपॉर्टेंट रूलर भी। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखो जो धनानंद है इसको मारकर नेक्स्ट डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। और किसने मारा था धनानंद को? धनानंद को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपने पढ़े होंगे, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी आपने, बहुत नाम सुना होगा। और देखो जो धनानंद है इसको अग्रिम के नाम से भी जाना जाता है। अग्रिम ये ग्रीक थे, जो ग्रीस के जो थे इंसान या स्कॉलर्स विद्वान, उन्होंने नाम दिया था, ग्रीक्स ने धनानंद को अग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है धनानंद। तो ये आपको याद रखना है। तो धनानंद लास्ट रूलर थे किसके? नंद डायनेस्टी के, और इसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने नेक्स्ट डायनेस्टी की स्थापना कर दी। और नेक्स्ट डायनेस्टी है मौर्य डायनेस्टी, या मौर्यन डायनेस्टी भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, मौर्यन या मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश या मौर्य काल। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये तो आपको पता ही चल गया, चंद्रगुप्त मौर्य। सीजीएम लिखूंगा मैं शॉर्टकट में, चंद्रगुप्त मौर्य को। कब से कब तक रूल किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 322 से लेके 298 बीसी। 298 बीसी चल रहा है अभी, देखो एडी नहीं आया ये। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, देखो ये पहले रूलर थे इंडिया के, फर्स्ट रूलर थे इंडिया के जिन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को अडॉप्ट किया था, फॉलो किया था। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का मतलब है कि जो पूरा इंडिया है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उसको एक पैरामाउंट पावर के अंडर मिला दिया था। यानी कि जो इंडिया है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये पूरा एरिया मिला दिया था। तो इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया था इंडिया का। तो पहले रूलर समझे जाते हैं ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करने के इंडिया के, ये आपको याद रखना है। और देखो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जब कोई ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसके कार्य के हिसाब से या उसकी कोई स्पेशल फीचर्स या स्पेशल विशेषता के हिसाब से उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है कि नहीं। जैसे आपको पता होगा आज भी बहुत सारे जैसे नेता होते हैं, लीडर होते हैं, बहुत सारे लोग उनके अलग अलग नाम दे देते हैं, स्कॉलर्स अलग अलग नाम दे देते हैं। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम दिए हुए हैं कई सारे स्कॉलर्स ने। जैसे देखो एंड्रोकोटस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, एंड्रोकोटस। ये नाम किसने दिया था? एक स्कॉलर्स हैं प्लूटार्च राइटर थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस। कंद्र नाम से भी जाना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को, कंद्र। ये किसने दिया था? ये फिरदौसी ने दिया था। फिरदौसी एक राइटर थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी शाहनामा। फिरदौसी ने शाहनामा नाम की बुक लिखी थी। तो शाहनामा बुक में फिरदौसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को कंद्र कहा था, कंद्र। और देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं विशाख दत्त।
इनकी बुक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा और कई बार इनसे इनकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने प्रीलिम में। तो विशाख दत्त हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को 3 नाम दिए थे। क्या क्या? वृषाल, वृषाल बोला था चंद्रगुप्त मौर्य को। कुलहीन बोला था, कुलहीन। और चंद्रश्री बोला था, चंद्रश्री, चंद्रश्री। तो इन 3 नाम से विशाख दत्त ने संबोधित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई सारी हाइपोथेसिस हैं, यानी कि स्टोरीज हैं, काल्पनिक स्टोरीज मान लो, या फिर आप काल्पनिक तो नहीं कह सकते क्योंकि वो लिटरेचर में लिखी हुई हैं। जैसे देखो ब्राह्मण लिटरेचर है, जो ब्राह्मण लिटरेचर है, ब्राह्मण लिटरेचर, उसके अकॉर्डिंग, ब्राह्मण द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, वो लिटरेचर है, उसके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो शूद्र थे, शूद्र। लेकिन देखो जो जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि आपको पता है उस टाइम पे ये वर्ण सिस्टम बना गया था जिसमें सबसे ऊपर स्थान दिया गया था ब्राह्मण को। ब्राह्मण अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जब आया था ये क्षत्रिय था, जैन और बुद्धिस्ट के रिलेटेड। तो ऐसा कहा जाता है कि ये क्षत्रिय थे और इन्होंने देखो ब्राह्मणों से ऊपर क्षत्रियों को दिखाया था, अपनी पावर को एक्सपेंड कर दिया था और एक तरह से क्षत्रिय का ज़्यादा बोलबाला हो गया था। तो इस वजह से ब्राह्मण को भी बुरा लगा था कि उनकी सुप्रीमेसी पे आंच आ रही थी। इस वजह से देखो ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण लिटरेचर ने इनको शूद्र शूद्र कहा था ताकि इनकी जो इमेज है वो घटाई जा सके, ऐसा कहा जाता है कि नहीं। तो अब पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो थे चाणक्य, चाणक्य। तो देखो जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से वो क्षत्रिय ही चंद्रगुप्त मौर्य, तो यह बात आपको याद रखनी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। चाणक्य कौन है? एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, मतलब कट्टर ब्राह्मण बोल सकते हो आप, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। और चाणक्य ने क्लियरली अपने अर्थशास्त्र में, आपको पता ही है चाणक्य की मोस्ट फेमस बुक है ये अर्थशास्त्र, बहुत सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मिलती है इस अर्थशास्त्र से, उस टाइम की मौर्यन डायनेस्टी की और मगध एम्पायर की। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्लियरली ये कहा है कि हमेशा एक क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से भी, जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से भी चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय राजा थे, क्षत्रिय। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो जो सीजीएम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्यन क्लैन से थे, मौर्यन या मौर्य क्लैन थी, यानी कि उनकी गोत्र, क्लैन का मतलब गोत्र, CLAN, क्लैन मतलब गोत्र। तो मौर्य इनकी गोत्र थी, क्लैन थी चंद्रगुप्त मौर्य जी की, जो शाक्य क्लैन की एक ब्रांच मानी जाती है। जो शाक्य क्लैन है ना, शाक्य गोत्र, उसकी एक ब्रांच है मौर्य। और शाक्य क्लैन किसकी आपको याद होगा? किसकी? गौतम बुद्ध जी की। और गौतम बुद्ध जी भी क्या थे? क्षत्रिय थे। तो इससे भी साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। और देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किस प्लेस से बिलोंग करते थे? देखो यूपी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी यूपी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी स्टेट में गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पीपली वन, पीपली वन, पीपली वन या इसे पीपरावा भी बोलते हैं, पीपरावा, पीपरावा या फिर पीपली वन, यहाँ से बिलोंग करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और देखो जो चाणक्य हैं उनको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को, कौटिल्य, या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त। तो इन्होंने देखो चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा था। चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा था छोटा सा और कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, और जब वो बच्चों के साथ खेल रहा था ना चंद्रगुप्त मौर्य छोटा सा, उस टाइम में
उस खेल खेल में वो राजा बना हुआ था और उन बच्चों को राजा की तरह आदेश दे रहा था और सारे उनको कंट्रोल किया हुआ था। तो ये क्वालिटी थी बचपन की उसकी, इस क्वालिटी से बहुत ही आकर्षित हो गए थे, अट्रैक्टिव हो गए थे चाणक्य। तो चाणक्य ने उसके पिता से इस बच्चे को, जो अभी छोटा बच्चा है चंद्रगुप्त मौर्य, उसको ले लिया, उसको लेके आए और उसको लर्निंग दी, शिक्षा दी। कहाँ पे? उस टाइम पे देखो तक्षशिला, तक्षशिला में ये लर्निंग सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे उनको शिक्षा दी तक्षशिला में, और फिर उनको राजा बनाया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी से मगध को कैप्चर किया, क्योंकि आपको पता है जो धनानंद था लास्ट रूलर नंद डायनेस्टी का, उसको मार के फिर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। और देखो जो जैन लिटरेचर है, जैन लिटरेचर, उसके हिसाब से जैन लिटरेचर है, जैन लिटरेचर का नाम है, एक पुस्तक है जैन लिटरेचर की जिसका नाम है परसिष्ठा प्रवण, परिशिष्टा प्रवण। और इसके राइटर कौन है? हेमचंद्र। ये भी पूछ ली जाते हैं पुस्तकें, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, बुक हैं। हेमचंद्र की पुस्तक है परिशिष्टा प्रवण, ये जैन लिटरेचर है एक। तो इस बुक के हिसाब से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने अपने नेबर के जो साम्राज्य थे, नेबर की जो उनके रूलर थे, मतलब पड़ोसी राजा, उनसे एक अलायंस बनाई। अलायंस कौन थे नेबर के रूलर? प्रवर्तक। कौन थे? उनके पड़ोसी राजा थे एक प्रवर्तक। प्रवर्तक के साथ एक अलायंस बनाई। अलायंस का मतलब गठबंधन किया, गठबंधन, एक अलायंस बनाई। और अलायंस बनाने के बाद उन्होंने मगध एम्पायर पे, जब जो धनानंद रूल कर रहे थे, नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और धनानंद को हरा के, और उसके जो कमांडर थे भद्रसाल, किसके? धनानंद के कमांडर थे भद्रसाल, भद्रसाल को मार दिया। और इस तरह से नंद डायनेस्टी को हटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। और देखो एक स्कॉलर हैं जस्टिन, इनके हिसाब से ना चंद्रगुप्त मौर्य की जो आर्मी है वो एक बैंड ऑफ रॉबर है, रॉबर का ग्रुप, मतलब लुटेरों का ग्रुप। ये जो जस्टिन है इसने अपनी पुस्तक में कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य एक लुटेरे हैं, लुटेरों का ग्रुप है, आते हैं और लूट के ले जाते हैं। ऐसा किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। बुरा नहीं मानना आपको भाई साहब, कोई भी स्कॉलर अपने विचार देता है। तो किस तरह से मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई ये हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं। देखो लगभग 305 बीसी में, 305 बीसी के में एक ट्रीटी हुई थी। किसके साथ? सेल्यूकस के साथ। सेल्यूकस हैं, उनके साथ एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी। और सेल्यूकस थे जो ये वेस्ट, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से वेस्ट साइड में ये राजा हुआ करते थे। मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ, रुको। ये आप इंडिया देख रहे हो, यहाँ तक लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर कर दिया था सारा एरिया। और इस साइड यहाँ पे जो राजा सेल्यूकस थे उसकी टेरिटरी थी अफगानिस्तान से इधर साइड में। तो ये राजा जो सेल्यूकस हैं इनके साथ ट्रीटी की। और इस ट्रीटी में, क्योंकि देखो अगर संधि नहीं करता तो चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ता जा रहा था, अटैक करता जा रहा था और अपने साम्राज्य में एरिया को मिलाता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो राजा सेल्यूकस है उसने ट्रीटी कर ली। और ट्रीटी में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 इंपोर्टेंट टेरिटरी दे दी कि भाई साहब आप ये ले लो, युद्ध बुद्ध छोड़ो। एक कौन सी दी थी? काबुल, जो आज अफगानिस्तान की कैपिटल है, आपको पता ही होगा। तो काबुल डोनेट कर दिया, दे दिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसका पुराना नाम था काबुल का प्रोपानासाइड। ये एक ही साथ लिखा हुआ है सारा वर्ड, प्रोपानासाइड। ये इसका पुराना नाम था काबुल का। दूसरी टेरिटरी दे दी थी कंधार, कंधार दे दी थी।
अरेकोशिया नाम से जानते थे इस कंधार को पहले। एक दे दी थी हेरात, हेरात एरिया के नाम से जानते थे, और एक दे दिया था बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। तो ये 4 एरिया दे दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और देखो इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी भाई साहब दिया था किसको, सेल्यूकस को, क्या 500 वार एलिफेंट। उस टाइम में देखो चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी में एलिफेंट भी हुआ करते थे, एलिफेंट को लड़ाई में ले जाया करते थे और लड़वाया करते थे। तो वार एलिफेंट, युद्ध करने वाले हाथी 500 गिफ्ट किए थे सेल्यूकस को। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और देखो दोनों किंग है जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बीच में ना मैरिज अलायंस भी हुई थी। मैरिज अलायंस क्या, कि जो राजा सेल्यूकस हैं उन्होंने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, और सेल्यूकस की बेटी का नाम था हेलिना। और देखो ये ना एंशियंट हिस्ट्री में कहा जाता है कि पहली इंटरनेशनल मैरिज थी, यानी कि एक देश से दूसरे देश से ब्याह के लेके आ रहा है कोई, समझ रहे हो आप, जो आज जैसे आजकल होता है बहुत सारे केस वायरल हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो पहली इंटरनेशनल मैरिज समझी जाती है। तो हेलिना की शादी करा दी थी अपनी बेटी की चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इस तरह से दोनों में अलायंस हो गई, दोनों टेरिटरी के राजा में। अब देखो जो सेल्यूकस हैं, सेल्यूकस उन्होंने ना मगध एम्पायर में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, कोर्ट का मतलब दरबार, दरबार से बात हो रही, दरबार जानते हो ना आप, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें दरबार लगता है, लोग इधर उधर बैठे रहते हैं और वहाँ पे राजा बैठे होते हैं एक साइड में, और फिर वो कुछ डिसीजन लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं, इस तरह से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक एम्बेसडर भेजा था, और ये एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस ने जो एम्बेसडर यानी कि राजदूत भेजा था, एक एम्बेसडर को हिंदी में बोलते हैं राजदूत, मतलब अपना संदेश देके, और जानने के लिए कि मगध एम्पायर किस तरह से उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन कैसी हैं। तो एक एम्बेसडर भेजा था सेल्यूकस ने, और उसका नाम क्या था एम्बेसडर का, मेगस्थनीज। याद करो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, मेगस्थनीज के बारे में। तो मेगस्थनीज भेजा था किसने, सेल्यूकस ने, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किसने कौन भेजा, कब भेजा, किसके दरबार में भेजा, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है गिरनार इंस्क्रिप्शन, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब कुछ लेख, कुछ लिखे हुए लेख मिलते हैं कहीं पे, पत्थर पे या किसी पत्तों पे या किसी पे भी। तो ये इंस्क्रिप्शन है किसका, रुद्रदामन का, रुद्रदामन, रुद्रदामन का गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है। इसमें मेंशन है, इसमें लिखा हुआ है कि देखो पुष्यगुप्त वैश्य थे, उन्होंने क्या है इस टाइम में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पुष्यगुप्त वैश्य, इसने, कौन था ये पुष्यगुप्त वैश्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक स्टेट का, जैसे देश होता है, देश के अंदर राज्य होते हैं, तो ऐसे ये मगध एम्पायर है, मौर्य डायनेस्टी के मगध एम्पायर, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, स्टेट हैं। तो एक प्रोविंस का गवर्नर था, प्रोविंस का गवर्नर था, प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य। इसने देखो इस टाइम पे बहुत सारे डैम बनवाए थे, बांध, डैम, इरिगेशन के लिए इसने फैसिलिटी डेवलप की थी, और इरिगेशन के लिए डैम बनवाए थे। कहाँ पे, गुजरात जो है ना अभी का, सौराष्ट्र प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, सौराष्ट्र। तो वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा डैम बनवाए थे, किसने, पुष्यगुप्त वैश्य ने। और ये कौन था, गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का। और देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया का जो टेरिटरी थी उसको भी जीत लिया था, जो इधर तक आ गए थे, पूरा एरिया जीत लिया था। तो पूरा एरिया इधर उधर पूरी टेरिटरी फैला दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और देखो कर्नाटक है, जो कर्नाटक के एक राजा हैं, एक सरवन बेलगोला,
ये एक जगह है सरवनबेलगोला। तो यहाँ पे क्या है कि एक गुरु थे सरवनबेलगोला में, कर्नाटक में हसन डिस्ट्रिक्ट है, हसन डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे एक जगह है सरवनबेलगोला। यहाँ पे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु भद्रबाहु तो भद्रबाहु गुरु के शरण में जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सारी राजगद्दी, अपना सारा राज्य त्याग दिया था, अब्डिकेट कर दिया था। इंग्लिश में बोलते हैं अब्डिकेट, ABDICAT, अब्डिकेट कर दिया था अपने थ्रोन को, राजगद्दी को, और गुरु की शरण में आ गए थे। कौन से गुरु? तो ये पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के मरने से पहले कौन से गुरु थे? भद्रबाहु। और यहीं पे फाइनली इस एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य मर गए थे। मतलब इस एरिया, यहाँ पे आए भद्रबाहु गुरु के पास, और इसके बाद राजगद्दी तो त्याग ही दी थी। फिर इसके बाद वो एक जगह है चंद्रगिरी, चंद्रगिरी इनके नाम पे, ये चंद्रगिरी, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं, जो नेक्स्ट रूलर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है बिंदुसार। बिंदुसार याद रखना, बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार कौन था? हमने पढ़ा था ना, बिंबिसार हरनेक डायनेस्टी, जो सेकंड डायनेस्टी थी किसमें? मगध एम्पायर में, वो था बिंबिसार। बिंबिसार। और ये है कौन? बिंदुसार। इसने राज्य किया था, रूल किया था 298 से लेकर 272 BC। और देखो मौर्यन एम्पायर है ना, बहुत बड़ा है। और ये लेक्चर भी देखो 36 मिनट का हो चुका है। तो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बिंदुसार से। तो आप NCERT में थोड़ा बहुत पढ़ के भी आ सकते हो, इसकी वजह से कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, और दोबारा आप ये स्टोरी के फॉर्म में सुनोगे, थोड़ा देखोगे, तो आपके बिल्कुल जहन में बस जाएगा, भूलोगे नहीं आप कभी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में और राजा अशोक के बारे में, और ख़त्म करेंगे मौर्यन डायनेस्टी को।